आज 15 मार्च 2026 को जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य को देखते हैं तो एक सवाल सबसे प्रमुखता से उठता है, क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा? इसका उत्तर केवल अटकलों में नहीं बल्कि चीन की ठोस कार्रवाइयों और उसकी बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा में छिपा है। पिछले कुछ वर्षों में बीजिंग ने ताइवान को लेकर अपनी भाषा और तैयारियों दोनों को आक्रामक रूप से तेज कर दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का आधुनिकीकरण अब किसी से छिपा नहीं है। धीमी होती अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन ने 2026 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 278 अरब डॉलर कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ताइवान पर सैन्य विकल्प को जीवित रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट इरादे की घोषणा है। चीन की बदलती बयानबाजी इस खतरे को और भी गंभीर बना देती है। हाल ही में चीनी सरकार की रिपोर्टों में ताइवान स्वतंत्रता का विरोध जैसे नरम वाक्यांशों की जगह ताइवान स्वतंत्रता पर कार्रवाई यानी क्रैकडाउन जैसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये बदलाव ताइवान में राष्ट्रपति लाई चिंगते के चुनाव के बाद आया है, जिसे बीजिंग एक अलगाववादी नेता के रूप में देखता है। यह भाषाई बदलाव चीन की नीति में एक आक्रामक मोड़ का संकेत है, जो दर्शाता है कि वह अब सिर्फ बातचीत या दबाव की रणनीति से आगे बढ़कर बल प्रयोग के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। यह एक ऐसी चेतावनी है जिसे दुनिया, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश, नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन की सैन्य तैयारियां केवल बजट और भाषणों तक सीमित नहीं। 2022 से 2025 के बीच पीएलए ने ताइवान के आसपास 7 बड़े सैन्य अभ्यास किए, जिसमें दिसंबर 2025 का अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा था, जिसने द्वीप को लगभग घेर लिया था। ये अभ्यास केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक हमले की तैयारी का पूर्वाभ्यास है। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड में हाल ही में 2 नए टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल किए गए हैं, जो ताइवान पर किसी भी उभयचर हमले के लिए वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करते हैं। ये कदम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि चीन एक समन्वित हमले के लिए अपनी नौसैनिक और वायुसेना की क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का स्पष्ट निर्देश दिया है। ये समय सीमा कोई संयोग नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन अगले कुछ वर्षों को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है, जिसे डेविडसन विंडो भी कहा जाता है, जिसमें अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना सबसे कम हो सकती है। हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2027 में होने वाली पार्टी कांग्रेस के कारण शी जिनपिंग स्थिरता बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन चीन की आक्रामक सैन्य मुद्रा एक अलग ही कहानी बयां करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां तैयारी और इरादा दोनों एक खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ताइवान पर संघर्ष का खतरा पहले से कहीं अधिक वास्तविक हो गया है। ताइवान पर चीनी हमले की संभावना काफी हद तक एक और महत्वपूर्ण कारक पर निर्भर करती है, अमेरिका की प्रतिक्रिया। दशकों से अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता की नीति ने चीन को यह अनुमान लगाने पर मजबूर किया है कि क्या वॉशिंगटन ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप करेगा। लेकिन 2025-26 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हस्तक्षेपवाद या नॉन इंटरवेंशनिज्म की ओर झुकाव ने इस पुरानी धारणा को कमजोर कर दिया है। 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को स्पष्ट रूप से एक प्राथमिक खतरे के रूप में नामित नहीं किया गया, जिससे बीजिंग को यह विश्वास हो सकता है कि अमेरिका अब ताइवान के लिए सीधे सैन्य संघर्ष में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। दिसंबर 2025 में जब चीन ने ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया उम्मीद से बहुत सीमित थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ा दी। हालांकि अमेरिका ने ताइवान के साथ 11.1 बिलियन डॉलर का एक बड़ा हथियार सौदा किया, लेकिन बीजिंग इसे ताइवान की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के बजाय अमेरिकी रक्षा उद्योग को लाभ पहुंचाने वाले एक व्यावसायिक कदम के रूप में देख सकता है। अमेरिका का यह दोहरा रवैया
जहां वह हथियार तो बेच रहा है, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा है। चीन के दुस्साहस को और बढ़ा सकता है। ये स्थिति ताइवान को और भी कमजोर बना देती है। ट्रंप प्रशासन का रणनीतिक ध्यान भी इंडो पैसिफिक से हटकर पश्चिमी गोलार्ध और यूरोप की ओर स्थानांतरित हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने अमेरिकी संसाधनों और ध्यान को यूरोप में उलझा दिया है। इस भटकाव का सीधा फायदा चीन को मिल रहा है, जिसे इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने और पड़ोसियों पर दबाव बनाने की अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का ध्यान कहीं और हो, तो क्षेत्रीय ताकतों के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना आसान हो जाता है। चीन इस स्थिति का पूरा लाभ उठा रहा है और ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को बिना किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बढ़ा रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ताइवान पर हथियार सौदों को मंजूरी देने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन यह कदम भी विरोधाभासी लगता है। एक तरफ यह ताइवान को अपनी रक्षा करने में मदद करने का प्रयास है, लेकिन दूसरी तरफ यह अमेरिका की सीधी भागीदारी की कमी को भी उजागर करता है। चीन इस रणनीति को समझता है। वह देख रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देकर उसे शाही यानी पोर्क्यूपाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस पर हमला करना महंगा पड़े, लेकिन वह खुद उस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। यह बदलती अमेरिकी नीति चीन को यह गणना करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है कि ताइवान पर हमला करने का जोखिम अब पहले की तुलना में बहुत कम है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और अमेरिका की अनिश्चित नीति ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बेचैनी पैदा कर दी है। क्षेत्र के देश अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते और अपनी सुरक्षा के लिए खुद कदम उठा रहे हैं। जापान, जो ताइवान जलडमरू मध्य के बहुत करीब स्थित है, इस खतरे को सबसे गंभीरता से ले रहा है। उसने अपनी रक्षात्मक मुद्रा को बदलते हुए 900 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली टाइप 12 एंटी शिप मिसाइलों को कुमामोटो में तैनात किया है। इसका सीधा उद्देश्य पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना की गतिविधियों को रोकना और किसी भी संघर्ष की स्थिति में चीनी जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करना है। ये जापान की दशकों पुरानी शांतिवादी नीति से एक महत्वपूर्ण विचलन है। चीन सिर्फ ताइवान पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। फिलीपींस में उसने कथित तौर पर जासूसी के लिए रक्षा कर्मचारियों की भर्ती करने की कोशिश की है, जो उसकी घुसपैठ की रणनीति को दर्शाता है। हाल ही में येलो सी में एक ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक हेलीकॉप्टर को चीनी लड़ाकू जेट द्वारा असुरक्षित तरीके से इंटरसेप्ट किया गया। ये घटनाएं चीन की बढ़ती आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना का प्रतीक है। चीन यह संदेश दे रहा है कि वह इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने हितों को लागू करने के लिए बल प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाएगा। ये व्यवहार क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। इस बीच ताइवान खुद हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए ताइवान समाज की समग्र लचीलापन यानी होल ऑफ सोसाइटी रेजिलियंस की अवधारणा पर काम कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ सेना को मजबूत करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को भी आपातकालीन स्थितियों, प्राथमिक चिकित्सा और सूचना युद्ध का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करना है। ताइवान समझता है कि आधुनिक युद्ध केवल मैदान पर नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी लड़ा जाता है। इसलिए वह चीन के दुष्प्रचार का मुकाबला करने और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार कर रहा है, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सके। एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून यानी IHL का है। चीन ने सार्वजनिक रूप से IHL का सम्मान करने का वादा किया, लेकिन वह अक्सर ताइवान संघर्ष को एक आंतरिक मामला बताकर इसके नियमों से बचने की कोशिश करता है। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन का अनुच्छेद 3 स्पष्ट रूप से गैर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में भी नागरिकों की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है। ताइवान और उसके समर्थक इस कानूनी पहलू को उजागर कर रहे हैं, ताकि किसी भी संघर्ष की स्थिति में चीन पर नागरिकों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। यह तैयारी दर्शाती है कि ताइवान हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है,
चाहे वह सैन्य हो, सामाजिक हो या कानूनी। ताइवान में होने वाली कोई भी घटना भारत के लिए केवल एक दूर की खबर नहीं होगी, इसके सीधे और गंभीर रणनीतिक परिणाम होंगे। यदि चीन ताइवान पर हमला करता है और अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करने में विफल रहता है, तो यह इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। यह चीन के लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत होगी। इससे उसका आत्मविश्वास आसमान छू जाएगा और वह वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के खिलाफ अपने दावों को और अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सकता है। एक सफल ताइवान आक्रमण के बाद चीन यह मान सकता है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसके क्षेत्रीय विस्तारवाद को चुनौती नहीं दे सकती, जिससे भारत चीन सीमा पर तनाव और बढ़ जाएगा। अमेरिकी प्रतिबद्धता पर संदेह भारत के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय है। ताइवान की रक्षा करने में अमेरिकी विफलता भारत जैसे प्रमुख अमेरिकी साझेदारों के मन में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को लेकर गहरा संदेह पैदा करेगी। क्वाड जैसे गठबंधन, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खो देंगे। यदि अमेरिका अपने सबसे करीबी अनौपचारिक सहयोगियों में से एक की रक्षा नहीं कर सकता, तो भारत यह कैसे मान सकता है कि किसी संकट के समय वॉशिंगटन उसके साथ खड़ा होगा। यह भारत को अपनी विदेश और सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे वह रणनीतिक रूप से और अधिक अकेला महसूस कर सकता है। इसके अलावा ताइवान पर किसी भी हमले से पूरे क्षेत्र में भारी अस्थिरता पैदा होगी। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से एक ताइवान जलद मरुमध्य से होने वाले वैश्विक व्यापार को बाधित करेगा, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट जाएंगी और ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। यह संकट भारत चीन सीमा विवाद को और भी जटिल बना देगा, क्योंकि एक अस्थिर क्षेत्रीय माहौल में चीन अपनी सैन्य ताकत का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। भारत को एक साथ दो मोर्चों, एक अस्थिर समुद्री वातावरण और एक तनावपूर्ण भूमि सीमा पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो उसके संसाधनों पर भारी दबाव डालेगा। इसलिए भारत के लिए आगे का रास्ता स्पष्ट होना चाहिए। उसे अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। नई दिल्ली को यह समझना होगा कि ताइवान की सुरक्षा केवल ताइवान का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे इंडो पैसिफिक की स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा है। भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं, विशेष रूप से नौसेना और वायुसेना को मजबूत करना जारी रखना होगा। उसे क्वाड जैसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने गठबंधनों को और गहरा करना चाहिए और ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध भी मजबूत करने चाहिए। भारत को चुपचाप बैठने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि आज जो ताइवान के साथ हो रहा है, वह कल हिमालय में भारत के लिए एक वास्तविकता बन सकता है।